स्वागत है दोस्तों। आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का चैप्टर 7 जिसका नाम है राष्ट्रवाद। और पार्ट 1 दोस्तों मैंने ऑलरेडी अपलोडेड कर दिया है, ये पार्ट 2 है और आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर को फुल्ली कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों पार्ट 1 में हमने जाना था कि राष्ट्रवाद क्या होता है, ठीक है, और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाले विभिन्न तत्व कौन से थे, जैसे भौगोलिक एकता, साझी राजनीतिक आदर्श, साझी ऐतिहासिक पहचान, साझी राजनीतिक पहचान और भू क्षेत्र। ठीक है, अब हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में, एक तो है पॉइंट फर्स्ट हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आत्मनिर्णय और दूसरा है राष्ट्रवाद तथा बहुलवाद। ये दो पॉइंट आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए ये हमारा मतलब कि टॉपिक, आज की इस वीडियो का टॉपिक पहला, वैसे तो तीसरा है राष्ट्रीय आत्मनिर्णय। अब ये क्या है देखिए, एक सेकेंड, हाँ तो देखिए ये जो पॉइंट है हमारा तीसरा वाला, ये क्या कहता है, एक सेकेंड, हाँ तो देखिए पॉइंट फर्स्ट, 20वीं शताब्दी में यह सिद्धांत काफ़ी प्रचलित हुआ था। कौन सा? राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का। क्या था? इस निर्णय के अंतर्गत कोई राष्ट्र आत्मनिर्णय के अपने दावे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग करते थे कि उसके पृथक राजनीतिक इकाई या राज्य के दर्जे को मान्यता और स्वीकार्यता दी जाए। यानी कि 20वीं शताब्दी में यह सिद्धांत काफ़ी प्रचलित था कि कई देश क्या करते थे, अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ये मांग करते थे कि हमें एक अलग देश बना दिया जाए। ठीक है, ये था ये जो सिद्धांत था प्रचलित वो वाला। ठीक है, फिर क्या है कि सामाजिक समूहों से राष्ट्र अपना शासन स्वयं करने और अपने भविष्य को तय करने का अधिकार चाहते थे। दूसरे शब्दों में वे आत्मनिर्णय का अधिकार चाहते थे। यानी कि छोटे छोटे भू क्षेत्र के जो लोग भी थे, ठीक है, जो नेता थे, वो कहते थे कि हमारा हमारा भू क्षेत्र है वो बड़ा है, हमारे देश के लोग, हमारे भू क्षेत्र के लोग ऐसे हैं, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हम अपने क्षेत्र पे खुद स्वयं शासन करें, ठीक है, और भविष्य में आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उनका स्वयं ही छुटकारा करें। तो ऐसे में यानी कि हम चाहते हैं कि अपने क्षेत्र से जुड़े सभी निर्णय हम खुद लें, इसलिए हमें इस अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अलग करके एक स्वतंत्र देश बना दीजिए। इस अधिकार के तहत राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग करता है कि भिन्न राजनीतिक इकाई या राज्य के दर्जे को मान्यता एवं स्वीकृति दी जाए। इन्हें यानी कि इन्हें अलग करके इन्हें अलग देश बना दिया जाए, उन्हें स्वीकृति भी दे दी जाए। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं कि 19वीं सदी में, एक सेकेंड, 19वीं सदी में यूरोप के एक सांस्कृतिक एक राज्य की मान्यता पर जोर पकड़ा था। यानी कि ये क्या है देखिए, एक सेकेंड पहले अंडरलाइन करें फिर आपको समझाते हैं। 19वीं सदी में यूरोप में एक सांस्कृतिक एक राज्य की मान्यता ने जोर पकड़ा था। यानी कि 19वीं सदी के दौरान यूरोप में एक बहुत ही बड़ी विचारधारा चल पड़ी थी कि जहाँ पे एक संस्कृति है, एक जैसी अगर संस्कृति है तो वहाँ पे एक राज्य बना दिया जाए, एक जैसी अगर संस्कृति है तो उसको एक अलग देश बना दिया जाए। ठीक है, फलस्वरूप वर्साई लिखा है, वर्साई की संधि के बाद विभिन्न छोटे एवं नव स्वतंत्र राज्यों का गठन हुआ। इस कारण राज्यों की सीमाओं में भी परिवर्तन हुए और कई लोग इसके शिकार भी हुए। ठीक है, यानी कि ये जो एक संस्कृति एक राज्य की जो अवधारणा चली थी, सिद्धांत चला था उस दौरान, ठीक है, तो इसके फलस्वरूप वर्साई की संधि जब हुई तो उससे छोटे छोटे विभिन्न अलग अलग तरह के अलग अलग भाषा के अलग अलग संस्कृति के नए राज्य, नए देशों का उद्घाटन हुआ, नए देश बने। लेकिन इन राज्यों के बनने की वजह से कई राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन भी हुआ और बहुत सारे लोग जो ये नहीं चाहते थे वो इस पीड़ा का शिकार हुए। इसलिए यह निश्चित करना मुमकिन नहीं हो पाया था कि नवनिर्मित राज्यों में मात्र एक ही जाति के लोग रहें, क्योंकि वही एक से ज़्यादा नस्ल और संस्कृति के लोग रहते थे। यानी कि जब ये जब नव स्वतंत्र देश बन गए तो ऐसे में यह तय कर पाना मुश्किल हो गया था कि उस राज्य में क्या एक ही जाति के लोग रहते हैं, क्या एक ही संस्कृति के लोग रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं था, बल्कि वहाँ पे बेशक अल्पसंख्यक मात्रा में लोग रहते थे लेकिन वो थे दूसरी संस्कृति के। तो ऐसे में यह निश्चित कर पाना मुश्किल था। ठीक है, आश्चर्य की बात यह है कि उन राष्ट्रों ने जिन्होंने संघर्ष के बाद स्वाधीनता प्राप्त की थी, यानी कि आश्चर्य की बात तो ये है कि जिन राज्यों ने, जिन देशों ने बहुत ही संघर्ष के बाद अपने आप को स्वतंत्र किया था, किंतु वे अपने भू क्षेत्र में राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग करने वाले
अल्पसंख्यक समूह का खंडन करते हैं। यानी कि ये कहते हैं कि हमने स्वतंत्रता बड़ी मुश्किल से पाई है और हम नहीं चाहते हैं कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो एक राष्ट्र एक जैसी मांग कर रहे हैं, इनको हम बढ़ावा दें। तो ऐसे कुछ राष्ट्रों ने इसको खंडित भी किया था। ठीक है, तो ये था राष्ट्रीय आत्मनिर्णय, यानी कि हमें अलग कर दो, हम जो चाहे सो करेंगे अपने देश में। एक तरह से नॉर्मल लैंग्वेज में ये कह लें, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज में कहें तो अपने आप को आंतरिक समुदाय से अलग करके एक अलग देश बना के उस देश पे खुद राज करें, खुद निर्णय लें, आने वाले भविष्य की समस्याओं को खुद ही सुलझाएं। ठीक है, तो ये था राष्ट्रीय आत्मनिर्णय। दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा राष्ट्रवाद तथा बहुलवाद। राष्ट्रवाद के बारे में तो अभी तक आप जान ही चुके हैं सब कुछ। अब हम जानेंगे बहुलवाद के बारे में। राष्ट्रवाद और बहुलवाद में बस थोड़ा सा अंतर है। क्या है, देखिए, एक राज्य एक संस्कृति की विचारधारा को त्यागने के बाद, यानी कि जब एक राज्य एक संस्कृति की जो विचारधारा थी, ठीक है, जब उसको त्याग दिया, उसके बाद लोकतांत्रिक देशों ने अपने देश के अंदर सांस्कृतिक रूप से जो अल्पसंख्यक समुदाय थे उनकी पहचान की और उन्हें सुरक्षित करने के जो तरीके थे उनकी पहचान करके उन्हें सुरक्षित किया गया। ठीक है, वहीं उदाहरण देके बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान में जो भाषाई आधार पे या धार्मिक आधार पे या सांस्कृतिक आधार पे जो अल्पसंख्यक थे, ऐसे अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करके उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं थी उनकी पूर्ति की गई, उनके लिए व्यापक प्रावधान किए गए। ठीक है, वहीं कुछ लोग देखिए, भारतीय संविधान ने तो अल्पसंख्यक समूह को मान्यता भी प्रदान कर दी, संरक्षण भी प्रदान कर दिए, उनके लिए बहुत सारे प्रावधान भी किए। वहीं कुछ इन्हीं अल्पसंख्यकों के अंदर कुछ समूह ऐसे होते हैं जो इतना सब होने के बावजूद भी एक पृथक राज्य की मांग पर अड़े रहते हैं, यानी कि वो अपने आप को अलग देश समझते हैं और उसी की मांग पर अड़े रहते हैं। तो ये होता है बहुलवाद की सब कुछ करने के बावजूद भी अगर आप खुद को एक अलग राज्य के रूप में देखते हैं, आप उसकी मांग करते हैं, तो आप उस बहुलवादी विचारधारा के अंतर्गत आते हैं। तो ये है राष्ट्रवाद, तो आपको पता ही है। और ये हो गया हमारा बहुलवाद के बारे में। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। फिर आता है ये वाला, एक राज्य और एक संस्कृति, ये जो विचारधारा चली थी, आखिर ये थी क्या। ठीक है, तो आइए ये भी समझ लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। एक राष्ट्र एक संस्कृति एक राज्य की धारणा की शुरुआत 19वीं सदी के यूरोप में सामने आई। परिणाम स्वरूप प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात राज्यों की पुनर्व्यवस्था में इस विचारधारा को परखा गया, परंतु आत्मनिर्णय की सभी मांगों को संतुष्ट करना संभव नहीं था। यानी कि एक संस्कृति एक राज्य की जो विचारधारा थी उसकी शुरुआत 19वीं सदी में यूरोप से हुई थी। ठीक है, लेकिन जो कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुई थी, उसके पश्चात जो राज्यों की पुनर्व्यवस्था थी उसके विचार को लेकर इसे परखा गया था, इसे लागू किया गया, मतलब कि ये मांग उठी थी। लेकिन जो ये स्वयं आत्मनिर्णय लेने की जो शक्ति थी उसे संतुष्ट नहीं हो पाए थे हमारे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लोग, तो उसे वहाँ पे ख़त्म कर दिया था। आज भी इस नीति को प्रयोग में ला पाना संभव नहीं है, तभी बहुलवाद की प्रचलन है, अर्थात बहुत से समुदाय और संस्कृतियों के लोग एक ही देश में फल फूल रहे हैं। तो बहुलवाद का मतलब दोस्तों क्या हुआ यहाँ पे कि एक ही संस्कृति के लोग अपने आप को उस देश में रहते तो हैं लेकिन अलग समझते हैं और वो देश से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपने आप को अलग करने की मांग करते हैं। यही होता है बहुलवाद, और इसे एक तरह से हम कह सकते हैं राष्ट्रीय आत्मनिर्णय। ठीक है, जो कि हमने कल पॉइंट बताया था आपको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा राष्ट्रवाद तथा बहुलवाद के बारे में। बात करते हैं राष्ट्रीयता के मार्ग की बाधाओं को दूर करने के क्या क्या उपाय हैं, यानी कि एक देश की जो भावनाएं होती हैं उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है, वो कौन कौन से उपाय हैं वो देखिए। ठीक है, मतलब उसके मार्ग में जो बाधाएं आती हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है। तो देखिए, संकुचित भावनाओं का त्याग और देश प्रेम या देशभक्ति की प्रबल भावना का विकास किया जाना चाहिए। यानी कि वे बातें जो एक व्यक्ति को देश के अनुरूप बातें करने के लिए मजबूर करती हैं, ऐसे में उन सभी को त्याग करके उसके अंदर देश प्रेम देशभक्ति की एक प्रबल भावना का विकास किया जाना चाहिए। देश के विभिन्न भागों में भावनात्मक साहित्यिक तथा सांस्कृतिक संपर्क बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। यानी कि लोगों से जाके मिलना चाहिए, उनके बारे में पूछना चाहिए, उनकी संस्कृति के बारे में अच्छा प्रचार वगैरह उनका होना चाहिए। ठीक है, जिन लोगों की जो संस्कृति उसके बारे में उन्हें पता होना चाहिए। ठीक है, देश के विभिन्न भागों में ऐसे कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। शिक्षा का व्यापक स्तर पर प्रचार था। ठीक है, प्रचार तो था ही, तथा अब उसका प्रचार करने के साथ साथ प्रसार भी किया जाए, यानी कि लोगों को बताया जाए, दिखाया जाए। ठीक है, तथा शिक्षा व्यवस्था को समुचित प्रबंध होना चाहिए। यानी कि शिक्षा जो है
वो घर घर पहुंचनी चाहिए, तभी राष्ट्रीयता के मार्ग में ये जो अशिक्षा की भावना है ये खत्म हो पाएगी। देश भर में परिवहन तथा संचार के साधनों का पर्याप्त विकास किया जाना, यानी कि देश भर में जो संसाधन है, जो संचार के संसाधन है वो पर्याप्त नहीं है, तो ऐसे संसाधनों का पर्याप्त विकास किया जाना चाहिए और देश के सभी क्षेत्रों का संतुलित आर्थिक विकास किया जाना चाहिए। यानी कि जहाँ पे कुछ गरीब लोग हैं उनकी किसी भी प्रकार से अवसर देके या फिर कोई रोजगार देके उन्हें समान लोगों के बराबर लाना चाहिए। ठीक है। फिर आता है संकीर्ण हितों तथा स्वार्थपूर्ण मनोवृत्ति पर आधारित राजनीति को नियंत्रित किया जाना चाहिए। यानी कि जो लोग राजनीति को एक दांवपेच के रूप में देखते हैं, राजनीति में आके भ्रष्टाचार करते हैं, ऐसी राजनीति को खत्म करना चाहिए। देश में सुदृढ़ तथा न्यायपूर्ण शासन की व्यवस्था स्थापित की जानी, यानी कि देश में जब ये हम ऐसी स्वार्थपूर्ण और मनोवृत्ति पर आधारित ये राजनीति से खत्म कर देंगे तो देश में एक सुदृढ़ और न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था स्थापित हो जाएगी। तो ये था राष्ट्रीयता के मार्ग में बाधाओं को दूर करने के उपाय। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आज की ये वीडियो हमारी खत्म होती है। आशा करता हूँ कि आपको चैप्टर नंबर जो 7 है राष्ट्रवाद, ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।